जोहार झारखंड। मैं अभी बड़का गांव के मेन बाज़ार में हूँ और जहाँ पर कोयला का खनन होता है, जहाँ पर झारखंड का आर्थिक स्थिति निर्भर करती है बड़का गांव में, वहाँ का एक मामला है। और मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, नारी शक्ति के सम्मान में सनातनी धर्म प्रेमी अनशन में। आखिर ये आमरण अनशन करने जा रहे हैं और आमरण अनशन करने वाले कौन हैं? अमन शर्मा जी। आप हमारे चैनलों के माध्यम से देखते होंगे, अमन शर्मा जी अनशन करते हैं। जब कहीं न्याय नहीं मिल पाता है तब ये जाके अनशन करने लगते हैं। तो बड़का गांव थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक बड़का गांव थाना के सामने वाला रोड जो है, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है सिरमा। और उस गांव का क्या मामला है, अमन जी से जानेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे आखिर ये यहाँ पर अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं। और आज यहाँ पर सिर्फ अमन जी ही अनशन पर नहीं बैठे हुए हैं, इनके साथ 23 और लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बड़का गांव, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़का गांव थाना के सामने से जो सड़क जाती है, वहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी का ये घटना है। और ये घटना ऐसा है कि आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और अमन शर्मा जी से बात करेंगे और जिनके साथ अपराध हुआ है उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमन जी से। अमन जी, आप हजारीबाग से चलकर बड़का गांव आए हैं आमरण अनशन करने के लिए, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? सभी भाइयों को, आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, सभी को मेरा जय श्री राम है। हर हर महादेव। बात हजारीबाग की और बड़का गांव की नहीं है, बात है यहाँ पे नारी के सम्मान की। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब नारी का अपमान हुआ है, आप रामायण काल उठाइए, महाभारत उठाइए, या बहुत कुछ आप देख लीजिए, कि नारी के सम्मान में कभी भी सनातन परिवार मुंह छुपा के घर में रहने वाला काम नहीं किया है। जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ वहाँ पहुँचेंगे और कार्य को करेंगे। और ये जो मामला बहुत ही गंभीर मामला है। एक गांव है, जिस गांव का नाम जो है आपका सिरमा, जो कि आप जो लोग मुझे यहाँ बताएं, करीब करीब मैं उस गांव के अंदर अभी तक नहीं गया हूँ, क्योंकि उनकी जो पीड़िता है वो खुद मुझसे यहाँ पे मिल चुकी हैं, इसलिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ा मुझे। महज 1 से 1.5 किलोमीटर बताया जाता है कि थाना से वो गाँव नज़दीक है, या 2 किलोमीटर मानिए, सिरमा गाँव है। वहाँ की एक घटना जो करीब करीब आज से 8 दिन पूर्व की घटना है। वहाँ पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने, मैं जिहादी वर्ड इसलिए ये वर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस वर्ड से किसी तरह का धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि जो लोग जिस तरह की हरकत किए हैं, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। शरिया कानून मानने वाले ही कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानने वाले लोग ऐसी दरिंदगी वाली हरकत नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी समाज की बेटी रहेगी, अगर उसके साथ इस तरह का घटना होता है तो उस नारी के सम्मान के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, क्रिश्चियन समुदाय के हो, चाहे किसी भी समुदाय को। नारी का मतलब होता है शक्ति, वो एक शक्ति की प्रतीक है। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ ड्यू टू नारी। एक नारी ने ही मुझे जन्म दिया है ना, उसी के तो हम आज बेटे हैं। और उसी नारी पे जब आप इस तरह का अभद्र और बहुत घिनौना हरकत करते हैं तो पुरुषों को आगे आना ही होता है, सनातन परिवार को आगे आना ही पड़ेगा। तो 8 दिन पहले की घटना है। बहन ने एक पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें बहन का कहना है, एक झंडा था जिसको उन लोग बता रहे कि वो इस्लाम का झंडा था, लेकिन बहन का कहना है उसने बहन में चांद और तारा देखा हरा झंडा में। बहन वो मात्र 10 क्लास में भी पढ़ रही है, 10वां क्लास में पढ़ रही है, जो कि नाबालिग है, उसको उतना ज्ञान नहीं है। उसको लगा ये पाकिस्तान का झंडा है, उसको भाई हटा करके भगवा झंडा वहाँ लगाए हैं। उस नीति से उस पोस्ट को उसने शेयर किया। यदि बहन को ये अनुभव होता कि वो इस्लाम का झंडा है तो वो कभी भी इस तरह का पोस्ट शेयर नहीं करती। उसको लगा चांद और तारा और हरा झंडा, उसको लगा कि पाकिस्तान का झंडा है, और अभी इंडिपेंडेंस डे का माहौल है, तो उसको देख करके उस शेयर मात्र की। उतने में वो जो गांव बता रहे हैं, जो गांव का नाम जो सिरमा है, मुझे लोगों ने बताया वहाँ 400 से 500 घर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और वहाँ पे मात्र एक ही घर के गोतिया कहते हैं, दादा अलग हो गए, 4 घर एक ही परिवार के, सनातन परिवार के रहते हैं। वहाँ पे वो बलपूर्वक उसके घर पे आ धमकते हैं। एक बहन रोटी बनाते रहती है, दूसरे बहन के साथ वो
जाति करने लगते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं, उसके साथ अभद्र करते हैं, गलत तरीके से टच करते हैं, गलत गलत गंदी गंदी भद्दी गालियाँ देते हैं सनातन परिवार की जो बहन है। और उसके बाद जब उसकी बहन ही उसकी चीख को सुनती वो आती है, उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करते हैं और बोलते हैं तुम इस तरह का तुम शेयर करती है, तुमको अब उठा बैठी करना पड़ेगा, उठा बैठी करो, लपड़ थप्पड़ करते हैं, उसको घसीट देते हैं और एकदम अभद्रता उसके पूर्वक उसके साथ पेश आते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके दूसरा दिन फिर उसके पास जाते हैं और उसको बताते हैं वहाँ कोई मुखिया जीती हुई है, उसका बेटा भी इसमें संलिप्त है। वो कहता है, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है जिहादी मोहम्मद वसीम फिरोज। मैं जिहादी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एक तरह का ये जिहादी मानसिकता के तहत इन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए मैंने इनके नाम के पहले जिहादी लगाया है। इससे कोई अच्छी बात नहीं है, समझ गए बात को ना। वसीम फिरोज ने यही है, ये बोलता है क्या है कि हमर माँ यहाँ के मुखिया है और हम इनके यहाँ चलता 5 साल हुकूमत, जे कहबो से करे पड़तो तोरा यहाँ, समझ ली नहीं, 4 का तू ही नहीं यहाँ, सबकी इस्लाम कबूल करे पड़ता हूँ यहाँ सब। झारखंड में ऐसा मामला कई बार आ चुका है, आप टीवी में के चैनलों पर देखते होंगे तो कहीं शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाती है, तो कहीं ऐसे मामले निकल के आते हैं। तो ये देश संविधान से चल रहा है कि बहुसंख्यक होने पर दबाव डालने से, अगर बहुसंख्यक हम हैं और किसी पर दबाव डालते हैं तो ये संविधान हमको कहीं अधिकार नहीं देता है कि हम उस पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो संविधान और कानून दोनों को आप हाथ में ले रहे हैं और इससे आर्थिक स्थिति और लोगों की स्थिति भी, मानसिक स्थिति भी संतुलित नहीं रहती है और इसको भी खोया जा सकता है। और कहीं ना कहीं भारत में ऐसा उन्माद फैलाने के डर से ही अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तक हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं और उसी के दरमियान 10 तारीख का ये मामला बता रहे हैं, 10 अगस्त को ऐसा मामला हुआ है। और अमन जी, पुलिस के पास आप लोग गए कि नहीं गए कि डायरेक्ट अनशन पे आ गए? नहीं, प्रशासन के पास आवेदन देकर के FIR भी हुआ है और जहाँ तक जानकारी है 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना। और प्रशासन पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, प्रशासन से हमारी ये लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई हमारी जो है, जो इस तरह के जिहादी मानसिकता रखते हैं उनसे है। ये पुकार हमारी झारखंड सरकार से, क्योंकि हम लोग भली भांति जानते हैं सरकार जिस नीति में कार्य करती है उसी नीति में प्रशासन को चलना पड़ता है। ये भली बात ही सभी लोग जानते हैं, आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी मीडिया से हैं, आपको भी ये बात भली बात ही पता है। इसलिए प्रशासन से हमारा कोई रोष नहीं है, प्रशासन से हम लोग का नम्र निवेदन है। इसीलिए हम लोग पूरा सनातन परिवार देखिए इस तरह से आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक, बिना किसी तरह का हो हल्ला का। कल प्रशासन को जाकर के हमने ज्ञापन भी दिया और SDO साहब को भी ये ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें 22 लोगों ने साइन भी किया जो अनशन में बैठेंगे, है ना। तो ये ज्ञापन में हमने यही लिख के दिया कि ये 3 मांगे जो हमने लिखी है। पहला, सिरमा गांव की जो पीड़िता है, परिवार है, उसको सुरक्षा मिले। सुरक्षा का मतलब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सुरक्षा वैसा सुरक्षा जब अपना मत का हम लोग उपयोग करके मतदान करते हैं और अपने मतदान से हम लोग विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाते हैं और उनको जिस प्रकार से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उसका ख्याल रखते हुए हम लोग के बारे जान रहे हैं। और इस तरह का घटना, उदयपुर की घटना कन्हैया लाल की देख लीजिए, महाराष्ट्र की घटना को देख लीजिए, कर्नाटक की घटना को देख लीजिए, जो अखिल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो थे उनकी हत्या को देख लीजिए, जिहादी मानसिकता को देख लीजिए, एक छोटे से पोस्ट पे क्या मामला हो रहा है। इसलिए हम सनातन परिवार को ये भय बना हुआ है, कभी भी इनके पूरे परिवार की इन लोग हत्या कर देंगे, क्योंकि इन्हें बोला है इन्होंने कि हम लोग का हुकूमत चलेगा, तुम लोग इस्लाम भी हम लोग अपनाने के लिए मजबूर कर देंगे, यहाँ से खाली नहीं तो करवा देंगे तुम लोगों को, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए भारत में जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध है, लेकिन हाँ, आप अपनी मर्जी से कोई धर्म में जाना चाहते हैं तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। ऐसा स्वतंत्रता सिर्फ भारत में है, आज़ादी। हम लोग लोकतंत्र नहीं, हम लोग स्वतंत्र के साथ लोकतंत्र भी है, लोकशाही देश है। और लोकशाही देश में जब ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं भारत का अपमान हमको लगता है। और भारत का अपमान इसलिए लगता है क्योंकि झारखंड में कुछ दिन पहले हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखाया था और उस महानुभाव का नाम बताया था जिनका नाम रुपेश पांडे जी था, उनके साथ भी ऐसा ही कांड कर दिया गया था। तब भी प्रशासन कहाँ सोई हुई थी उस समय भी और अभी भी। जब तक कुछ नहीं हो जाता है तब तक झारखंड में हलचल ही नहीं होता है। आखिर अमन शर्मा जी, ऐसा कब तक चलते रहेगा कि सिर्फ धर्म के नाम पर उन्माद फैलता रहेगा? जो बहुसंख्यक हो जाएंगे वो
अल्पसंख्यकों को दबाते रहेंगे, संविधान का हनन होता रहेगा। आखिर ऐसा कैसे इसको दूर कैसे किया जाए? मेरा जो पहला मांग है ना, वो इस चीज को दूर करने के लिए, पहला मांग को ध्यान से समझ लीजिए। सुरक्षा की मांग मतलब क्या? मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड 4-5 लोगों की आप दीजिए। जब सरकार को महीना में 2-2.5 लाख रुपया एक गरीब परिवार की सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ेगा झारखंड सरकार को, तब उसको समझ में आएगा इस तरह की घटना कहीं और घटेगी तो उसको भी महीना में 2-2.5 लाख रुपया सरकार को खर्च करना पड़ेगा प्रत्येक महीना, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए कि अब हमको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं हो, उसके लिए वो 4 साल 5 साल। अमन शर्मा जी, अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं कि उनको पर्सनल बॉडीगार्ड देना चाहिए, ठीक है, मैं आपकी बात को कहीं ना कहीं काटना चाहूंगा, बस इसलिए क्योंकि पर्सनल सुरक्षा के लिए नहीं, उसके लिए प्रशासन को बैठाया गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी ही है जो हम लोग को मजबूर कर रही है कि हम लोग को सुरक्षा का मांग करना पड़ रहा है। ये नाकामयाबी जो इसको वर्ड यूज कर रहे हैं, यही अपने प्रशासन भाई को कामयाब करने के लिए हम झारखंड सरकार को पर महीना 2 लाख 2.5 लाख का आर्थिक चोट देना चाहते हैं। जब आर्थिक चोट झारखंड सरकार को पड़ेगा, अपने मद से निकाल के परिवार, गरीब परिवार को देना पड़ेगा बॉडीगार्ड, तब वो भी सजग हो जाएगी, प्रशासन को टाइट कर देगी। कहीं ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए, या घटना घटेगा फिर तो तुम्ही लोग का सबका सैलरी काटेंगे। देखिए, या तो जिला प्रशासन को हटा दीजिए या तो उनको काम करने दीजिए। अगर जिला प्रशासन यहाँ काम नहीं करेगी तो आप कितनों पर बॉडीगार्ड लगाएंगे? और यहाँ पर सिर्फ एक अमन शर्मा जी ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में। आप भी अनशन पर बैठे हुए हैं? जी हाँ, हम भी अनशन में बैठे हुए हैं। हमारे सब मांगे पूरी होगी तभी हम लोग यहाँ से अनशन से उठेंगे। आप भी अनशन पर हैं? जी हाँ। आप भी अनशन पर जी हैं? हाँ। कितना उम्र है आपका? 15 साल है। आपको ये सब चीज से क्या समझ आता है? समझ डर का महसूस होता है? नहीं। हाँ, नहीं ना होता है। आप अनशन पर बैठे हुए हैं न्याय के लिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, अनशन भी कीजिए। और ये है उनके घर के व्यक्ति, मतलब वो 4 घर जो है एक ही खानदान के हैं और इनका भी घर वहीं पर है। और ये लड़की के क्या लगते हैं ये भी ये बताएंगे। और उस रात आखिर ये कहाँ थे और ये गए तब क्या हुआ और आखिर उसके बाद सुबह क्या हुआ, पूरी जानकारी आपको ये देंगे। जब 9 तारीख का रात में जो कांड हुआ, उसके बाद सुबह जो कांड हुआ है, उस कांड के दरमियान प्रशासन जब वहाँ पहुँची तो प्रशासन खुद से देखी कि क्या उस वहाँ पे माहौल था और क्या भीड़ था उन लोगों का और किस तरह का माहौल बना हुआ था वहाँ पे। वो प्रशासन खुद से देखी, आपने आंखों से देखी कि डर का माहौल है। अगर भीड़ को संतुलित नहीं किया गया तो कहीं जान भी जा सकती है, लेकिन उसके बाद ही प्रशासन कुछ अपने तरफ से एक्शन नहीं ली। एक्शन ली है। इसके वजह से मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं ली है। उन्होंने बोला कि आइए आप लोग सारा कागजात दीजिए, वहाँ पे लिखी दीजिए, तभी हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बोल करके प्रशासन और भीड़ को हटा करके और वहाँ से प्रशासन चले गए। तो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? जो मुख्य आरोपी जो हैं उनको उनकी गिरफ्तारी हो। हम लोग यही चाहते हैं कि जो न्याय होनी चाहिए उनके साथ वो प्रशासन करे। जो कानून में दंड है वही मिले, जो कानून में दंड है उसको मिले, ये हम चाहते हैं। और आप लोगों को कार्रवाई हो, ठीक है, और जो उनका जो होना चाहिए उसके साथ जो प्रक्रिया है वो होना। और आप लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलवाए। हम लोग को सुरक्षा का भरोसा दिलवाएं, ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग गांव में कब से रह रहे हैं? हम लोग लगभग 100 साल से ऊपर से 100 साल से, मतलब एक पीढ़ी बीत गया है वहाँ आप लोग का? 2-3 पीढ़ी बीत गया। 2-3 पीढ़ी बीत गया है। इससे पहले कुछ ऐसा मामला हुआ था क्या कभी? नहीं, थोड़ा बहुत होता था तो हम लोग गाँव में समट लेते थे। ठीक है, गाँव में समट लेते थे और वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। गांव वाले भी है हम लोग के साथ है, जो मेन बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं। गांव के कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग आप लोगों का साथ देने का कोशिश करते हैं हमेशा। बहुत अच्छा से करते हैं। संविधान में सारा चीज़ कोशिश करते हैं, सब जगह सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने। तो पूरा गांव जो है आप लोग के विरोध में नहीं है, कुछ लोग जो है जो आप लोग के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जी। जब वहाँ पर ये मामला हो रहा था तब आप कहाँ पे थे? उस समय हम तो घर पे नहीं थे, घर से बाहर थे हम। और बाहर होने का जैसे मार्केट हम करते हैं, तो मार्केट करके 8 बजे रात में हम गए घर पे और पूरा भींगे हुए थे तो हम जा करके घर में अपना पैर धो करके और कपड़ा बदल करके खाना वाना खा के हम सो गए हैं। तो रात में ही ये घटना हुई है कुछ थोड़ा बहुत, और
जो कि मारपीट का जो घटना हुआ है, कानून बैठ करने का जो और धमकी वगैरह देने का बात जो हुआ है, तो वो आपको में रात हुआ। में कोई नहीं बताया? नहीं, रात में हमको कोई नहीं बताया। जब हमने सुबह उठा तो सुबह उठने के बाद सूचना मिली कि ऐसा सा बात है, इस तरह का आपका गोतिया ने किया है, आपका बहन में की है ऐसा काम। तो हम बोले ठीक है, हम जाते हैं, उसको समझाते हैं। और मैंने उसको समझाया जा कर के और बोला कि इस तरह के घटना हुआ है विनोद बाबू आपके साथ, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए। हमने बोला, उसको यही सजेशन दिया मैं अपना चाची को कि आप चले जाइए, जो गांव का हमारा जो जैसे सदर है, सेक्रेटरी है, हम लोग सदर सेक्रेटरी मानते हैं उनको, और हम लोग जिनको दिए हैं चलाने के लिए गांव का जो मुखिया मन के चिल बनाए हुए, ठीक है, उनको जब दिए हुए हैं तो बोले कि उनके पास जाइए आप और ये इस बात को शेयर कीजिए, क्या उन लोगों ने राय देती है आपको, ठीक है। तो वो बोली कि ठीक है, हम चले जाते हैं और बता देते हैं हम। जब तक वो गई उधर और हम भी घर से वहाँ से निकल गए, उनके यहाँ से निकल करके अपने घर गए और खाना वाना खा रहे थे हम, ठीक है। खाना वाना खा रहे थे तो उसी दरमियान लगभग 100-150 के भीड़ में आया, लेडीज जेंट्स दोनों, और तीनों बच्ची को बाहर निकाल करके और मारपीट। आप वहीं थे? न, हम वहाँ पे नहीं थे, हम अपने घर में थे, ठीक है। आपकी घर उनके घर से कितना दूर होगा? ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर की दूरी में है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी में है। तो वहाँ पे आवाज़ जिस तरफ है हमारा घर, वहाँ पे हल्का गामा का जो हल्ला होती है वो आवाज़ नहीं जा पाती है थोड़ा, तो वहाँ पे होने लगा और उससे बाद उसको मारपीट होने लगा। तो उस समय वसीम फिरोज भी वहीं थे, मुखिया का जो लड़का है वो भी वहीं थे, और लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो जब ये सब मामला हो गया वहाँ पे, तो जब पुलिस आई उसके बाद हमको सूचना मिला, हमारे परिवार बोले कि इस तरह के झगड़ा हो रहा है वहाँ पे बाहर में, सो जाइए। तो हमने वहाँ से निकला तो देखे पुलिस आया हुआ है, ठीक है, प्रशासन पहुँची हुई है वहाँ पे। प्रशासन पहुँची तो उन लोग को बताया और बोला कि आप लोग आइए थाना में एक आवेदन दीजिए। तो वहाँ से वो आवेदन दिए और उसके बाद फिर इधर मामला जो करना था उन लोग कानूनी कार्रवाई किए हुए हैं वो। और कानूनी कार्रवाई करने के बाद 2 लोगों का गिरफ्तार हुआ, लेकिन वो मुख्य आरोपी नहीं है। उन लोगों ने सहयोगी है, वो लोग सहयोगी है, मतलब भीड़ का एक हिस्सा थे वो लोग। 2 आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, भीड़ का कितना हिस्सा सहयोगी है। कितना लोग आए होंगे लगभग उस समय पर? लगभग वहाँ पे 150 से प्लस है। 150 से प्लस आदमी एक घर का घेराव करते हैं और एक नाबालिग लड़की को घर से घसीट के निकालते हैं, उसको लपड़ थप्पड़ करते हैं और उसको ये कहते हैं कि तुमने ये पोस्ट शेयर क्यों किया। और वो पोस्ट क्या थी मैं आपको बता देना चाहूँगा। वो धर्म का झंडा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का झंडा लग रहा था मुझे। और अगर ऐसा है, अगर ये गलत है, तो इस वीडियो को जिसने अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसको भी यही सज़ा देना चाहिए। उसको भी कंडक्ट ऑफ धर्म के नाम पर उसका भी चाहिए, उसको भी लपड़ थप्पड़ कीजिए। जो बनाया है इस पोस्ट को, वो सिर्फ शेयर की थी, वो बनाने वाली नहीं थी। पहला बात कि हमको सुरक्षा चाहिए, और जो मेरे पे झूठा मुकदमा हुआ है वो वापस हम लोग से लिया जाए। और तीसरा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, गिरफ्तारी। और आप सोच सकते हैं 10 क्लास में जब आप भी रहे होंगे तो आपकी मानसिकता कितनी रही होगी। और एक चॉकलेट पर खुश हो जाने वाला बच्चा अगर ऐसा कुछ शेयर कर देता है तो फिर आप समझिए कि आखिर भारत में कैसा माहौल बना हुआ है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वो नाबालिग थी, सबसे पहला बात कि वो नाबालिग, वो बच्ची थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात वो महिला है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा भारत का संस्कृति सभ्यता यही सिखाता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया को रचने वाली एक महिला है। क्योंकि हम भी जिसके बेटे हैं वो भी महिला है, और हमारी बहन भी जो है वो भी महिला है। और आगे चल के आप जिसके साथ जीवन संगनी बनाएंगे जिसको, वो भी महिला होगी। तो आप अगर ये सह सकते हैं, आज इनके साथ हुआ है, तो कल जब आपके साथ होगा, अगर आप सह सकते हैं तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप संविधान का खंडन कीजिए और ऐसे ही कीजिए अल्पसंख्यकों के साथ। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बननी चाहिए, सबको सुरक्षित माहौल में रखने का जिम्मा प्रशासन को है। आदमी टैक्स पे करता है, आदमी वोट देता है, आदमी लोकशाही देश में क्यों रहना चाहता है। भारत को आखिर महान क्यों कहते हैं जानते हैं आप? क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है बस। और भारत के पास कुछ ऐसा है नहीं, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि भारत के आगे महान लग जाए। लेकिन महान भारत, और भारत महान क्यों कहा जाता है जानते हैं आप? सिर्फ लोकतंत्र के चलते।
अमन जी, क्या लगता है कि कब तक आप लोगों की मांगे पूरी होगी? ऐसा अनुभव मतलब अंदर से आत्मा गवाही आपकी दे रही है कि क्या मांगे पूरी होगी, या मांगे नहीं पूरी होगी तो आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? देखिए, जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक इसी तरह से बैठे रहूँगा, हाँ। है ना, क्योंकि अगर ऐसे ही उठ जाना होगा तो ये चीज़ फिर से रिपीट होगा, फिर बैठने का क्या मतलब, जब मांग ही नहीं पूरी हो। अपराधियों बात की अमन जी इसमें लिखा हुआ है, झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। इस बात पर तो बात ही करना भूल गए। ये झूठा मुकदमा का जो मामला है, ये मामला ऐसा है कि मतलब कि हम तुमको आके मारपीट भी किए, मतलब खुद कानून को हाथ में भी लिए, उसके बाद कानून के पास गए दुहाई लगाने के लिए कि इस तरह का भड़काऊ पोस्ट जिस धार्मिक उन्माद फैलता है, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचता है, इस लड़की को उस लड़की पर केस किए जा करके कि उसको जेल में डालिए। मतलब चीट भी मेरा और पट भी मेरा, मतलब कि तुमको मार करके हम ये बताएंगे कि हम सरिया कानून को मानते हैं, और तुमको हम धर्म करके तुमको ये भी बताएंगे कि तुमको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तुमको अंदर भी करेंगे। कहने का मतलब यही है, जो कहे ना, चित भी मेरा पट भी मेरा, दोनों चीज चाहते हैं ये लोग। जिनके पास पावर होता है, जैसे गांव के सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कहे जाए तो मुखिया होता है, और मुखिया जी के बेटा है, और पावर पता होता है, पावर किनके तरफ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत संविधान से चलने वाला देश है, इसको संविधान से चलने दीजिए, और भारत में क्या होगा ये डिसाइड करने वाले आप और हम नहीं है, ये डिसाइड करने वाला हमेशा संविधान है, और संविधान सर्वोपरि रहेगा। आप अगर कानून कोई कार्रवाई करेगी और कानून उस जो सज़ा है वो अगर दिलवाएगी तो क्या आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे अमन जी? कानून व्यवस्था पे हम लोग बैठे हुए हैं, सब उस पर पूर्ण विश्वास है, यहाँ के संविधान पर। जैसे आज अमन शर्मा जी अनशन पर बैठने के बाद भी कानून पर भरोसा रख रहे हैं, वैसे अल्पसंख्यकों को भी कानून पर भरोसा रखना होगा, और जहां वो बहुसंख्यक हो गए हैं वहां भी उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कानून सिर्फ सुरक्षा देने के लिए नहीं, कानून सजा देने के लिए भी बनाई गई है। तो इस मंदिर में आज से ये बैठे हैं, और कब तक ये बैठेंगे, और जब तक ये बैठेंगे तब तक हम लोग आपको दिखाते रहेंगे और जगाते रहेंगे और बताते रहेंगे कहां कहां संविधान का हनन हो रहा है और इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए। अगर आपके पास कोई अमूल सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लाइव स्टोरी के लिए सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे, जय हिंद।